हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक नए सेक्शन के साथ हूँ जो कि सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट जो कि हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एलएलबी का एग्जाम हो या फिर जुडिशरी का एग्जाम हो। जुडिशरी में भी प्रीलिम्स हो या मेंस एग्जाम हो, ये सेक्शन हर जगह पूछा जाता है। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो एलएलबी कर रहे हैं इस समय, वो इस सेक्शन से वेल अवेयर। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए ज्यादा मैं डायरेक्ट सेक्शन पे जाती हूँ। सेक्शन 6 जो बैरक में लिखा हुआ है इंडियन एविडेंस, तो मैं उसको रीड करूंगी। The relevancy of facts forming part of same transaction. Facts which, though not in issue, are so connected with the fact in issue as form part of same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and place or different time and place. Okay. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन 6 है वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस से रिलेट करता है। कभी भी एलएलबी में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस, व्हाट इज रेस्ट जस्टिस, या फिर या फिर जुडिशरी एग्जाम में भी आ जाता है, प्रीलिम्स में आता है कि रेस्ट जस्टिस रिलेट्स विद। तो बिना किसी कंफ्यूजन के साथ आप सेक्शन 6 को एक्सप्लेन करें। और रेस्ट जस्टिस का मीनिंग होता है थिंग्स डन। वो आपको समझ में आएगा जब लेक्चर कवर हो जाएगा कि कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जस्टिस रिलेट करती है, ये वर्ड रिलेट करता है सेक्शन 6 के साथ। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इसके, एक्चुअली मैंने सेक्शन को ही डिवाइड किया है क्योंकि हम कोई भी आंसर लिखते हैं तो बैरक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो बैरक को ही आपको अच्छे से समझना है कोई भी आंसर राइट करने से पहले। तो मैंने उसी को ही मैंने डिवाइड किया है सेक्शन को, और मैंने उसमें 2 केसेस डाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैंने लिखा है वो है फैक्ट्स विच आर एक्चुअली नॉट इन इशू कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू। इसमें मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। जनरली हम सबको किसी को भी कॉल कर देते हैं, अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल कर देते हैं, कॉल करना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन मैं इसको एक एग्जांपल कि कैसे कोई कॉल, नॉर्मल कॉल रेलेवेंट हो सकता है किसी फैक्ट इन इशू के साथ। ए कॉल करता है बी को, कॉल के तुरंत बाद बी गुस्से में बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी उठाता है और सीधा जाता है वो कहीं। अब ये, और उसके 1 घंटे बाद पता चलता है कि बी की डेथ हो गई। वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मतलब कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और उसकी कोई तबीयत खराब भी नहीं थी, मतलब कोई मेडिकली वैसा रीजन नहीं था कि उसको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ गया और कुछ नॉर्मल। तो डेफिनेटली उसका मर्डर हुआ था। तो मर्डर हुआ, अब क्वेश्चन अराइज होता है फैक्ट एंड इशू के, मर्डर किसने किया। उसका कॉल हिस्ट्री चेक की गई, उसका मोबाइल देखा गया, उसमें देखा कि लास्ट कॉल ए का डला हुआ है। तो क्वेश्चन अराइज होता है क्या ए की वजह से या ए ने ही बी की डेथ कॉज की है क्या। तो कहीं ना कहीं जो कॉल हुआ है, ए ने जो बी को कॉल किया है वो रेलेवेंट होगा। वैसे वो कोई रेलेवेंसी नहीं थी क्योंकि वो फैक्ट एंड इशू था ही नहीं कि क्या ए ने बी को कॉल किया, डेफिनेटली ए ने बी को कॉल किया। लेकिन अब वो फैक्ट एंड इशू के लिए वो मतलब एक रेलेवेंट फैक्ट बन गया है कि ए के कॉल की वजह से कुछ ऐसा रीजन था जिसकी वजह से बी की डेथ कॉज हुई। फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ए ने बी को कॉल किया, सेम एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। ए ने बी को कॉल किया और बी गुस्से में निकला, और गुस्से में निकलने के बाद और उसके 1 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। जो ए का कॉल था वो उसको गुस्सा आया बी को, और उसके बाद वो तुरंत अपनी गाड़ी लेके निकलता है। तो वो ये सारी चीज क्या हुई है, एक ट्रांजेक्शन में हुई है। इसमें एक केस भी है, पकाला नारायण स्वामी का केस है। उसमें भी ये था कि एक व्यक्ति है जो कि अपना डेट लेने के लिए गया था, किसी का पैसा, उसका पैसा किसी पर उधार आ रहा था और वो उसको लेने के लिए गया था। उसको लेटर आया था कि आप अपना पैसा ले जाइए, और पता चलता है कि वो निकलता है, ट्रेन से जाता है, 2 दिन बाद उसकी एक ट्रेन के कंटेनर में उसकी डेड बॉडी फाउंड होती है। लेकिन उसने उसने उस लेटर के बारे में अपनी वाइफ को बताया, उस लेटर की वजह से वो वहां गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हुई है ना वो सेम ट्रांजेक्शन में हुई है। तो
लेटर का आना, फिर उस लेटर के लिए पैसे को लेकर पैसे के लिए निकलना, ट्रेन से जाना, तो ये सारी चीज सेम ट्रांजेक्शन में हुई है, तो ये रेलेवेंट होंगी उसकी डेथ का, जो मतलब जो अक्यूज जो उसको पकड़ने के लिए, उसकी डेथ का कॉज फाइंड करने के लिए, तो ये रेलेवेंट फैक्ट होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसमें लिखा हुआ है वेदर अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। जैसे सपोज मैंने ए और बी, जो ए ने बी को तुरंत कॉल किया और तुरंत बी गुस्से में निकला और उसके 1 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई, या फिर पकाला नारायण स्वामी वाला जो केस था उसमें 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी फाउंड होती है, 2 दिन बाद पता चलता है, मतलब ये सारी चीजें सेम टाइम और सेम प्लेस पे नहीं हुई है, एक डिफरेंट टाइम पे उसको कॉल आना, ये लेटर आना, लेटर 2 दिन पहले आया था, और जैसे ए ने बी को कॉल किया, वो भी 1 घंटे पहले किया, लेकिन घर में ही उसकी डेथ नहीं हुई थी, डेथ उसकी कहीं बाहर हुई है, मतलब डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेसेस पे हुई। अब मैं आपको सेम टाइम सेम प्लेस का भी एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि सपोज ए और बी है, वो एक पब्लिक प्लेस पर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से जो भी बातें कह रहे हैं कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, जो आसपास के लोग हैं वो भी आपस में एक दूसरे से जो उस ट्रांजेक्शन में जो वो लोग कह रहे हैं, और तुरंत पता चलता है कि ए ने बी को शूट कर दिया उसी टाइम। तो वो सेम टाइम पे हुआ है, सेम प्लेस पे ए ने बी की डेथ कॉज की है, लेकिन जो भी उसने बोला उस समय, या जो भी आसपास के लोगों ने बोला, जो भी बाइस स्टैंडर्ड्स ने बोला था वहां पे, वो रेलेवेंट फैक्ट। इसमें केसेस दिए हैं रटन वर्सेस रेजिना। तो ये केस में, इस केस में है कि एक लेडी है, वो पुलिस स्टेशन कॉल करती है, उसका कॉल कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाती, फिर तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उसके तुरंत बाद ही पुलिस को पता चलता है कि जो लेडी थी उसकी डेथ हो गई है, और उसका हस्बैंड जो लेडी का है वो चार्ज होता है उसके मर्डर के लिए, और वो भी गन से शॉट करने के लिए, मतलब जो उसने मर्डर उसका किया था, जो डेथ कॉज की थी, वो मतलब उसने गन से शॉट किया था। तो उसका हस्बैंड बोलता है अपने बचाव में कि वो जो शॉट उसने किया वो एक्सीडेंटल था, इंटेंशनली नहीं था। लेकिन पुलिस ने एक बात बोली कि अगर कोर्ट में ये वाली बात रखी गई कि अगर ये डेथ एक्सीडेंटल हुई है, तो जो विक्टिम है, मतलब जो जिसकी डेथ डेथ हुई है, जो लेडी है, तो वो कॉल क्यों करती पुलिस स्टेशन में, तो कहीं ना कहीं जो वो उसने कॉल किया पुलिस स्टेशन में वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। यही रटन वर्सेस रेजिना में दिया हुआ है। आप इस केस को और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बुक्स रेफर कर सकते हैं, और गूगल पे भी सर्च करके आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट केस है आर वर्सेस फोस्टर। इसको मैं आपको जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उसके बाद में उसको बताऊंगी। इसमें मैं एक जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट टेस्टे है वो इज एन एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हियरसे। तो मतलब आप अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 60 को तो देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, मतलब जो भी एविडेंस दिए जाते हैं तो वो डायरेक्ट होना चाहिए, जिसने जो चीज देखी हो या कुछ भी, लेकिन या जिसके साथ हुई हो। लेकिन यहाँ पे जो हियर से जो रूल है, मतलब किसी ने बोल दिया कि मैंने ऐसा सुना था कि ऐसा हुआ था, तो कोर्ट इन चीजों को नहीं मानता, कि जिसने अगर वो उसने खुद ने वो चीज सुनी थी, खुद ने वो बात देखी थी, तो वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट होगा। अब जो जो इस केस में आर वर्सेस पोस्टर में बताया गया, उसमें क्या था कि एक व्यक्ति था, उसकी एक स्पीड से ट्रक आ रहा था, उसकी डेथ हो गई। तो ये बात बोली गई थी, उसके फैमिली वालों ने बोला कि स्पीड वाले ट्रक ने उसको डेथ कॉज कर दी थी। लेकिन जो मतलब जो विटनेसेस थे वहां पे बाकी, तो वो ये उनको कुछ नहीं पता था, बस उन्होंने ये बोला कि हाँ हमने एक स्पीड से ट्रक आता हुआ देखा था और इसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं जो उसके जो रिलेटिव्स थे उस व्यक्ति के, तो उन्होंने उनसे वो बात सुनी, और वो तो ये सारी चीजें ना रेलेवेंट होंगी, है ना। तो रेस्टेस्टे का जो रूल है वो प्रिंसिपल ऑफ हियरसे का एक एक्सेप्शन है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही मैंने डिस्कस किया है, और मुझे लगता है कि एलएलबी में अगर आप आंसर लिखेंगे या कहीं भी, तो ये सफिशिएंट होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू सो मच।